शुरुआत करेंगे और मैं चाहूंगा कि मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत डुमरांव विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि भाकपा माले विधायक अजीत कुशवाहा जी के साथ करेंगे। अजीत जी कृपया मंच पर आए। बबलू जी सहयोग करें तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे इस चर्चा की शुरुआत के साथ। चलिए, तो हमारे साथ मंच पर डुमरांव विधानसभा से माले विधायक अजीत कुशवाहा जी आ चुके हैं। तो एक छोटी सी स्मृति चिन्ह और सम्मान कि उन्होंने हमारे मंच को सम्मानित किया है। हम चाहेंगे हमारे प्रधान संपादक अनुराग ठाकुर जी अजीत जी का सम्मान करें, एक स्मृति चिन्ह प्रदान करें, ये याद दिलाने के लिए कि उन्होंने कशिश बिहार मंथन के माध्यम से अपनी आवाज जनता तक पहुंचाई थी। सहयोगी बबलू हमारे साथ। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे चर्चा। चलिए, तो बिना समय गंवाए सबसे पहले तो अजीत जी, सबसे पहला आपका सवाल ये, अपने कार्यकाल में जनता ने जो आप पर भरोसा किया, आपको क्या लगता है आप उस भरोसे पर कितना खरा उतरे हैं? नहीं, ये तो जनता अपने वोट के माध्यम से तय करेगी कि हम कितना खरा उतरे हैं जो उन्होंने मेरे ऊपर उम्मीद किया। लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं कि जब 2020 में हम लोग चुनाव लड़ रहे थे तो जनता के बीच में घूमते हुए हमने ये महसूस किया कि जनता का जनप्रतिनिधियों से विश्वास दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है। लोगों को आसानी से जनप्रतिनिधि मिलते नहीं हैं। जनप्रतिनिधि कहीं और रहते हैं, जनता कहीं और रहती है। और हम जिस इलाके में रहते हैं ये किसानों का इलाका है। यहां से समय निकाल करके अपने जनप्रतिनिधि से पटना मिलने जाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल काम है और काफी खर्च भरा काम है, जो आमतौर पर गरीब लोग उसको बेयर नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने सबसे पहला जो जनता से वादा किया कि जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में जो डिस्टेंस बन गया है, हम उस डिस्टेंस को सबसे पहले कम करने का काम करें। और मैं आपको बता सकता हूं दावे के साथ इस बात को, इस दावे की हकीकत की पड़ताल आप कर सकते हैं कि पिछले 5 वर्षों से मैं जब से चुनाव जीता, जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुना, तब से डुमरांव में मैं 2 कमरे के किराए के एक मकान में रहता हूं। वहीं पर मेरा एक छोटा सा कार्यालय है और 5 वर्षों से लगातार मैं एक तो क्षेत्र में रहता हूं। विधानसभा का सत्र अगर नहीं चलता है तो मैं यहीं पर रहता हूं और रोज मेरा कार्यालय खुलता है, रोज लोग आते हैं, मैं उनसे रूबरू होता हूं और मैंने कई सारी समस्याएं उनसे मिलकर के उसको समाधान करने की कोशिश की है। खेती किसानी वाले लोग हैं तो समस्या भी उसी तरह की आती होगी, और आप कह रहे हैं आपका कार्यालय 365 दिन 24 घंटे जनता के लिए खुला रहता है। किस तरह की अधिकांश समस्याओं का आपने समाधान किया है? कई तरह की समस्याएं हैं, बाकी जेन्युइन समस्याएं तो हैं। बाकी अंचल में प्रॉब्लम हो रहा है, थाने में समस्या हो रही है, लोगों को यूरिया खाद नहीं मिल रहा है, लोगों को सही समय पर अस्पताल में दवाई नहीं मिल रहा और स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं। कई वैराइटीज टाइप ऑफ द क्वेश्चंस हैं सोसाइटी के अंदर। और हम लोग इतने डाउन टू अर्थ हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई ट्रांसफार्मर जल जाए तो मुझे ही फोन आता है। नल जल का कोई नल काम करना बंद करे तो विधायक जी को फोन आता है, क्योंकि विधायक जी ज्यादा इजी हैं लोगों के बीच में। वो अपने लोकल प्रतिनिधियों को नहीं खोजते हैं, वो समझते हैं कि आसान है, चलो विधायक जी से मिल जाए। अभी रास्ते में आते हुए कहीं 25 केवी का ट्रांसफार्मर जल गया, कहीं 100 केवी का जल गया, विधायक जी थोड़ा सा लगवाइए। तो चूंकि ये काम मैं करता रहा हूं, किसी की मृत्यु हो गई उसको मुआवजा नहीं मिल रहा है, वो तो ये काम चूंकि मैं करता रहा हूं तो लोगों का एक मेरे ऊपर भरोसा है कि छोटी छोटी समस्याएं, और मैं मानता हूं कि जब जनप्रतिनिधि के पास इतनी छोटी छोटी समस्याएं आने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये उसका प्रमाण है कि वो जनता के बीच में पूरी तरीके से जुड़ा हुआ आदमी। एक अद्भुत संयोग कह लें कि जनता ने आपको सत्ताधारी विधायक के तौर पर भी देखा है, विरोधी खेमे के विधायक के तौर पर भी देखा है। तो इन दोनों समय अंतराल में कोई अंतर? हाँ, बहुत अंतर है। सत्ता में रहने में चीजें काम करने में आसान होती हैं। जैसे हम लोग जब सरकार मिला, मैं आपको बताऊं कि जब 17 महीने की हमको सरकार मिली तो सबसे पहला काम डुमरांव में मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ। नीतीश जी और तेजस्वी जी ने उसका शिलान्यास किया। लड़ तो हम 2020 से रहे थे, कई बार हमने क्वेश्चन किया, लेकिन उसका मार्ग प्रशस्त कब हुआ? जब वो सीएम बने तो बहुत बड़ा काम हुआ।
रजिस्ट्री ऑफिस का हम लोगों ने उद्घाटन किया डुमरांव के अंदर, वो उसी समय हुआ जब 17 महीने की हमारी सरकार थी। हालांकि अलग बात है कि एक एमएलए लगातार असेंबली में क्वेश्चन करते हुए, लड़ते हुए अपने क्षेत्र के कई सारे काम पूरे करवाता है। आज मैं आपके आने से पहले मुख्यमंत्री जिस तरीके से घोषणाएं और उद्घाटन कर रहे हैं, आज 4 बजे लगने वाला भी है कोड ऑफ कंडक्ट, तो उसके पहले अभी मलई बराज नामक एक योजना का शिलान्यास हुआ। मैं आपको बताऊं कि 2012 में पहली बार इसका शिलान्यास हुआ था और 25 तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ। मैं 5 वर्षों में, चूंकि मैं जानता हूं कि मैं वहां से आता हूं जहां के किसान के लिए पानी बहुत जरूरी है, खेतों में आसानी से मिले, तो मैंने उस सवाल को कई बार उठाया और मैं जनता को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि एक जनप्रतिनिधि इसलिए होता है ताकि वो सरकार की नजर में जनता के सवाल को खड़ा कर दे और सरकार को मजबूर कर दे उसे पूरा करने के लिए। तो हमने 5 वर्षों में नीतीश कुमार को मजबूर किया और आज यहां के लाखों किसानों के चेहरे पर एक मुस्कान आई कि मलई बराज परियोजना का आज दोबारा से शिलान्यास हमने कराया, जो योजना अधर में जा चुकी थी, जिसके बारे में लोग लोकोक्तियां बनाते थे कि ये तो ऐसी योजना है कि लोग सिर्फ अब इस पर मीम्स बनते हैं कि नेता का काम है, जो भी आता है मलई बराज का बात करता है। मैंने उस मीम्स को खत्म किया। आज 200 करोड़ रुपए के लिए उसकी स्वीकृति हो गई, उसका बोर्ड लग रहा है, कल से काम शुरू होगा और अभी इंजीनियर ने कहा कि 24 महीने का टाइमलाइन है इसको पूरा करने का। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि जनता फिर से अगर हम लोग को मौका देगी, वैसे तो हम लोग लड़ने भिड़ने वाले आदमी हैं, तो हम लोग लग करके उसको जितना जल्दी हो बनवाने का काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि आजादी के 79 सालों तक जनता पानी नहीं प्राप्त कर पाई अपने खेतों में। सरकार वादा करती रही, कभी मोदी जी, कभी नीतीश जी, कि टेल इंड तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन आज तक टेल इंड तक पानी नहीं पहुंचा। लेकिन ये मेरा सौभाग्य होगा कि मैं टेल इंड तक पानी शायद पहुंचा पाऊंगा। मतलब आप कह रहे हैं कि 3 अगर प्रमुख उपलब्धि आपकी देखें तो एक कॉलेज, दूसरा रजिस्ट्री ऑफिस और तीसरा ये बराज। नहीं सर, उपलब्धियां मेरी है और भी है। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने कहा। आपको मैं बताऊं, डुमरांव में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का जन्म हुआ था। बिल्कुल, भारत रत्न शहनाई वादक, उनका नाम सुनते हुए दुनिया के लोगों के दिलों में सिहरन पैदा होती है, वो जादू जिससे पूरी दुनिया ओतप्रोत हुई। लेकिन ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि बहुत दुखद है कि जब मैं 2020 में एमएलए बना तो मैंने जब धरातल पर घूमना शुरू किया तो मैंने देखा कि उनके नाम पर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। डुमरांव में उनके नाम पर एक चबूतरा तक नहीं था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के नाम पर। यह तो डुमरांव वासियों का अपमान था, जिसको डुमरांव की धरती ने जन्म दिया और जो आदमी इतना लब्ध प्रतिष्ठित हुआ, उसके नाम पर उस इलाके में कुछ भी नहीं होना, उनका महत्व कम नहीं हो रहा है, महत्व हमारा कम हो रहा है। उनका तो महत्व भारत रत्न है। हमने तब से प्रयास शुरू किया, लड़ते लड़ते लड़ते, और 2025 में हमने सरकार को इसके लिए मजबूर किया कि हमको उनके नाम पर कला महाविद्यालय चाहिए, और सरकार ने उसकी भी स्वीकृति दिलाई और उसमें भी काम लगने वाला। तो कई सारे ऐसे कार्य हैं। डुमरांव में हमने बाईपास की स्वीकृति कराई है, जिसके लिए अभी जमीन का अधिग्रहण का प्रक्रिया चल रहा है। सरकार के अधिकारियों की लापरवाही में धीरे धीरे काम हो रहा है। तो बहुत बड़े बड़े काम, जैसे रजिस्ट्री ऑफिस, मेडिकल कॉलेज, ये सारे, मलई बराज परियोजना, ये सब, ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब का कॉलेज, और सबसे इंटरेस्टिंग पूरे बिहार के लिए हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जो काम किया। आप समझ लीजिए कि जब हम लोग पहली बार सवाल उठाए थे, हमारे साथी विधायक भी यहाँ पे, कि भाई प्रखंड स्तर पर डिग्री कॉलेज खोला जाए, तो सरकार ने इनकार कर दिया, बोला कि नहीं, हमारे पास कोई संकल्प नहीं है, हम अनुमंडल स्तर पर खोलेंगे। लेकिन अनवरत 5 वर्षों तक लड़ते लड़ते 2025 में सरकार को नोटिफिकेशन करना पड़ा कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खुलेगा। तो हमारा क्षेत्र दूरस्थ क्षेत्र है, तो अब यहां भी डिग्री कॉलेज खुलने का रास्ता प्रशस्त हो चुका है। चलिए, गठबंधन की बात कर लेते हैं। गठबंधन की अपनी अलग चुनौतियां होती हैं, अलग अलग दावेदार होते हैं। आपके लिए आपकी सीट कितनी सुरक्षित है, आप क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, महागठबंधन में कंसेप्ट के लेवल पर यह फिक्स है कि सिटिंग सीट नहीं कटने वाली है किसी, कंफर्म है। अब तो 24 घंटे में हो सकता है नाम भी आ जाए। हो गया है सब, अब औपचारिकता बाकी। आपके नेताजी नहीं बोलते हैं? कौन नेताजी? पार्टी के नेता। नहीं, पार्टी के कोऑर्डिनेशन कमेटी के हेड हैं, वो भी कुछ नहीं बोलते। अरे भाई, आप एक बात समझिए, अभी तो ये इतना जरूरी समय है कि अभी कोई भी बात खुल करके बोलनी नहीं जा सकती, लेकिन हम आपको कंसेप्ट बता सकते हैं, हम डिसीजन नहीं बता सकते हैं। हमारा कंसेप्ट यही है कि सीटिंग जितनी सीटें हैं या जो इलेक्टेड एमएलएज की सीटें हैं, वो कहीं भी नहीं बदलने वाली है, एक भी सीट नहीं बदलने वाली है। एक्सेप्शंस को के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो भी सिटिंग सीट है वो सब सेफ्टी में है, सब सुरक्षित है। और आपने उस सीट को कितना सुरक्षित बना के रखा है? 100% सर। महागठबंधन इस इलाके में शाहाबाद के नाम से इलाका जाना जाता है। 4 जिला है, लेकिन वो सब एक है। उसका जमीन, उसका मिजाज, उसकी भाषा, उसकी व्याख्या सब एक है।
आप समझ लीजिए कि चारों जिला में आरा, बक्सर, रोहतास, कैमूर में 22 सीटें हैं, जिसमें 20 हम लोग जीते थे और इस बार 2200 सीट हम लोग जीतेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर बड़े बड़े स्टार भी इस सीट पर आपकी नींव हिलाने के लिए दमखम लगा रहे हैं। यहाँ के स्टार हम हैं, आप समझ लीजिए। लोग जो हैं कुछ भी बोलते रहे, यहाँ के स्टार हम लोग हैं और यहाँ किसी की स्टारबाजी नहीं चलती और जुमलाबाजी नहीं चलती। 20 में हराया, 24 में भी हराया, डंके के चोट पर बोल करके नहीं चला। लंबी लंबी सभाएं और भाषणबाजी होती रही। 24 में आरा, बक्सर, काराकाट सब जीत के हम लोगों ने दिया, सासाराम। और 25 में तो मैंने हम लोग अपने नेता लोगों को बोल दिए हैं कि उत्तर बिहार पर ध्यान दीजिए, इधर तो हम लोग आपको फिर 2200 सीट जीत करके देने वाले हैं। तो लगता है आप ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि सरकार महिलाओं को 10,000 दे रही है, बिजली 125 यूनिट फ्री दे रही है, युवाओं को छात्रवृत्ति बिना सूद के दे रही है। इन चीजों पर लगता है आपका ध्यान नहीं है। आप बताइए, 1,000 रुपया दे रही है बीए पास जवानों को और 10,000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को, और 1 रुपया में 1,000 एकड़ जमीन दे रही है सरकार अडानी को। हम लोग इतना तो मूर्ख नहीं हैं बिहारी जो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। हम लोग ठीक से समझते हैं। भोजपुरी में कहावत है कि बूट पर बानर बजावता, आप समझ गए ना? तो ये लोग जानते हैं ना भाई। आप कब से कहां थे? 10,000 रुपया महिलाओं को देकर के आप क्या करना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 10,000 में बिजनेस कीजिए। क्या बिजनेस होगा साहब? आपको पता है बक्सर में खसी का मीट कैसे मिलता है? 700 रुपए किलो। तो खसी कितना में मिलता होगा भाई? 2 बकरी नहीं मिलेगी 10,000 में। आप सोचिए कौन सा बिजनेस करेंगी महिलाएं? अच्छा, इंटरेस्टिंग तो यह है कि सरकार जो बता नहीं रही है वो हम आपके चैनल से महिलाओं को बताना चाहते हैं कि 10,000 रुपया ले लीजिएगा, अब बिजनेस नहीं कीजिएगा, वो मेला में जिलेबी में खर्चा हो गया होगा या दिवाली में या छठ में कलसूप में खर्चा हो जाएगा। तो आप बिजनेस नहीं कीजिएगा तो 10,000 का होगा क्या? सरकार क्या माफ करने वाली है? ये तो सरकार ने बताया नहीं है बॉस। इसलिए ये कह रहे हैं कि बिजनेस कीजिएगा तो आपको 2 लाख रुपया देंगे, और बिजनेस नहीं करके कलसूप में खर्चा कर दीजिएगा तो क्या होगा? वो 10,000 फिर महिलाओं से शुद्ध सहित ये सरकार बाद में वसूलने वाली है। उसका तो मतलब तो ही निकलता है। बिजली दे रही है झटका देने के लिए विरोधियों को। अरे विरोधियों को झटका नहीं देंगे, झटका तो उनको लगा। यही नीतीश कुमार थे। हम लोग ने असेंबली में कहा कि आपने एक समय में बीपीएल में गरीबों को बिजली दिया और अचानक उसमें बिल जोड़ जोड़ करके 50,000 और 1 लाख रुपया आपने कर दिया है। आप सभी गरीबों का, महादलित परिवारों का बिजली बिल माफ कीजिए और सबको 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए। और इतना ही नहीं, हमने मांग किया, लड़ाई लड़ा, कई बार बेल में गए विधानसभा में। हम लोगों ने महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी किया जिसमें हमने लिखा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। चुनाव से पहले तो अधिकांश घोषणाओं के कुछ प्रतिशत तो वो खुद पूरा आपके घोषणा पत्र में अब बचा क्या? वही तो मैं बता रहा हूं आपको कि इनको लग गया। देखिए, ये वृद्धा पेंशन नहीं बढ़ा रहे थे, रसोईया का वेतन नहीं बढ़ा रहे थे, आशा आंगनबाड़ी का नहीं बढ़ा रहे थे, बिजली फ्री नहीं कर रहे थे, लेकिन इसको 5 वर्षों में हमने जनता में मुद्दा बनाया था। और आपको बता देते हैं किए हैं ना तो जनता के बीच भी जा रहे हैं। वोट तो इनको ऐसे भी नहीं मिलने वाला है, लोगों को पता है बिहार है। मतलब किए वो है, वोट आप ले जाएंगे? अरे वोट तो हम ले जाएंगे क्योंकि हम लड़ रहे हैं उनके लिए। बिहार है, इसमें कहा जाता है कि बिहार उड़द चिरई के हरदी लगावेला। नहीं तो कहते हैं ना गलती से चल गए थे, इतना गड़बड़ करने लगा कि साथ छोड़ दिए। गड़बड़ अशोक चौधरी बढ़िया कर रहे हैं, वो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं। इन लोगों के पास तो पीएम से लेकर सीएम तक किसी के पास डिग्री नहीं है महाराज। क्या बात करते हैं आप? फर्जी है, सब बैठा हुआ ऊपर से नीचे तक। जनता इस बात को समझ रही है, समझ रही है। ये सब गलती से तो ये लोग आ गए हैं, झूठ बोल करके, छल करके, प्रपंच करके गलती से आ गए हैं। हे मुख्यमंत्री हैं, कहते थे कि अजी बिजली भी कोई फ्री में देने वाली चीज है? लेकिन उनको पता चल गया कि तो मुद्दा बन गया है। उनको पता चल गया कि वृद्धा लोगों का, दिव्यांग लोगों का हमने नाम लेकर महिला का बहुत शोषण किया। अब नहीं बढ़ाएंगे तो बड़ा बूढ़ा लोग मार मारेगा, गांव में जाएंगे तो लाठी से। तो लाठी के मार से बचने के लिए बढ़ाए हैं, लेकिन वोट के मार से इस बार बचने वाले नहीं है। चलिए, वोट की मार की आपने बात कर ली, तो अब तक ईवीएम में गड़बड़ी की बात कहते थे, अब वोट चोरी की बात कहते हैं। भरोसा नहीं है अपने मतदाताओं पे आपको? देखिए सर, गड़बड़ को गड़बड़ कहना ही होगा ना। ईवीएम मशीन है। जिस देश ने ईवीएम बनाया वो भी देश अपने यहां ईवीएम से चुनाव नहीं करा था। दुनिया का इतना बड़ा देश अमेरिका, ब्रिटेन, इतना डेवलप कंट्री है, कोई ईवीएम से वोटिंग कराता है क्या? मशीन है तो मशीन में गड़बड़ी की आशंकाएं बनी रहती है। वो हमारी लड़ाई जो इतना चढ़े हुए हम लोग हैं, आपको पता है ये एसआईआर क्यों हो रहा था? घुसपैठिया है। इलेक्शन कमीशन से पूछा, 69 लाख लोगों का आपने नाम कटा, एक घुसपैठिया का नाम बता दीजिए जिसका नाम आपने काटा हो।
ये फर्जी लोग हैं। एक घुसपैठिया का नाम कटा इन्होंने। कहां घुसपैठिया? घुसपैठी के लिए ना आपने एसआईआर कराया था, और एक घुसपैठी का नाम आपने नहीं कटा। ये तो राहुल जी, तेजस्वी जी, दीपांकर जी की यात्रा नहीं निकलती, सहनी जी की, तो ये तो 2 करोड़ वोट काटने का इन लोग का प्लान था। लेकिन तो हम लोग चढ़ गए, लड़ गए। तो बिहार में है, यहाँ हम लोग गलती थोड़े करने देंगे। नहीं तो गलत वोट भी तो नहीं कटा ना, गलत जिनका जो सही वोटर है वो तो वोटर अब तो सर हम लोगों ने गलत वोट का जांच किया था। आप लोगों ने न्यूज, आप लोगों ने भी चलाया होगा। कई लोगों के, मृत लोगों को हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पेश किया था, जिसको इन्होंने मृत कर दिया था। अब तो चुनाव के 3 दिन पहले 69 लाख वोट काट के दिए हैं। अब बताइए हम लोग कैसे गिने? वही वोट कटा होगा, अब देखा जाएगा इसको कितना वोट कटा है, कितना नहीं कटा। चलिए, तो जनता से चलते चलते आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमने हमेशा लौट के आ रहे हैं। नहीं, लौट के क्या आना है? हम जा कह रहे हैं कि लौट के आएंगे? हम तो इधर ही हैं और लोगों से कहेंगे कि बेहतर बिहार बनाना है, बेहतर समाज बनाना है, पलायन रोकना है, सबको बेहतर जिंदगी देनी है, सबको यहीं पे रोजगार देना है, किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है, बच्चों को शिक्षा। और आपको मैं एक बात बता दूं, अंत में, अब अंत ही करने वाला है ना, तो मेरा टाइम लगता है खत्म होने वाला है। अंत में बता दूं आपको, आप बक्सर में बैठे हैं, ये 150 किलोमीटर दूर है पटना से, और उतना ही दूर है बनारस से। यहां पर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी का ब्रेन हेमरेज हो जाए, तो अस्पताल नहीं मिलता। और ये जो विकास के दावे ठोक रहे हैं, आज तक 20 वर्षों में बक्सर जिला में एक आईसीयू तक ये लोग नहीं बना पाए हैं, जहां गरीब लोग जाकर के भर्ती। एक आईसीयू नहीं है, अब जाकर देख लीजिए। डॉक्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, डॉक्टर नहीं की बाल नहीं हो रही है, मास्टर को देने के लिए पैसा नहीं है, किसानों को सिंचाई खाद के लिए पैसा नहीं है। पैसा जो है वोट के लिए, इन लोगों ने इस बार वोट की खरीदगी को लीगल बना दिया और जनता की गाढ़ी कमाई को वोट खरीदने में लगा दिया। तो ऐसे वोट चोर लोगों से बिहार की जनता को मुक्त कराना है और महागठबंधन की सरकार बनानी है। यही हम यहाँ के लोगों से। चलिए, नजर हमारी इस पर चली गई तो थोड़ा 2 मिनट को और देते हैं। आप अपना रिपोर्ट कार्ड खुद बनाकर दे रहे हैं, तो खुद को फेल कौन बताता है, ये बताइए तो। हम पास नहीं बताए हैं सर, हमने अपना कार्ड दिया है। इसलिए देखिए, आप एक बात सुनते हैं ना, लोग बोलते हैं कि आप मुंह से बोलते हैं, क्या भरोसा करे आपके ऊपर। तो लोग कहते हैं कि भाई हम आपको लिख के देते हैं कि हमने क्या किया। हमने अपने क्षेत्र की जनता को लिख करके दिया है कि आपके विधायक ने 5 सालों में कौन कौन से सवाल उठाए, जिनका उत्तर मिला, जो सफल हुए, कौन कौन से सवाल उठाए जो अनुत्तरित हुए, वो सब आपके बीच में हम पेश कर रहे हैं। हमने अकाउंटेबिलिटी को स्टैब्लिश किया है। लोग कहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो है जवाबदेह नहीं होते हैं, तो जवाबदेही कैसे स्थापित होगी? हम तो कहना चाहते हैं कि सबको ये जवाबदेही स्थापित करनी होगी। इसलिए हमने लिखित के तौर पे, लोग कहते हैं ना कि भाई लिखतंग के आगे बख्तंग का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमने वैल्यू वाला काम किया। हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, तो जनप्रतिनिधि की जो अकाउंटेबिलिटी है उसको हमने स्टैब्लिश किया, और ये अकाउंटेबिलिटी के स्टैब्लिशमेंट के वजह से ये हम लोगों ने डुमरांव का रिपोर्ट कार्ड दिया है कि हमने 5 वर्षों में आपके लिए कितने सवाल विधानसभा में उठाए, वैरायटीज ऑफ द क्वेश्चन हमने उठाए और इन सवालों को दिया और आपको हम दे रहे हैं। आप पढ़िए, ठीक से पढ़िए, समझिए। ये बिहार की सरकार अपना कार्ड नहीं दे रही है, लेकिन एक एमएलए जो मात्र 17 महीने सरकार के साथ रहा, बाकी सरकार के खिलाफ रहा, वो अपना रिपोर्ट कार्ड दे रहा है। आप देखिए और देख करके आप निर्णय लीजिए। बिल्कुल, इस रिपोर्ट कार्ड को लेके हम जनता के बीच जाएंगे। हमारा कार्यक्रम है अलग अलग, तो हम वहां भी देखेंगे इस रिपोर्ट कार्ड की कितनी वैलिडिटी है। और आपने अपने जो कहते हैं ना, अपने मुंह मियां मिठू, वो तो नहीं किया है सर। ये वैलिडिटी, इसका इतना वैलिडिटी है कि अभी तो विरोधी लोग अकर बकर बोलता रहता है मेरे बारे में। एक भी विरोधी मेरे रिपोर्ट कार्ड से क्वेश्चन खोज करके नहीं पूछा। मैं तो चाहता हूं, मैं तो ऐसा आदमी हूं जो लोगों को इनवाइट करता हूं तर्क करने के लिए, बहस करने के लिए। हम करें, हमारे रिपोर्ट कार्ड को खोलिए, कोई बात गलत है तब हमसे सवाल कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। इसलिए हमने तो आपके सामने लिख के दिया है, लिख के दिया है तो प्रूफ है। गलत होगा एफआईआर कर सकते हैं, मुंह से थोड़े बोल रहे हैं कि मुकर जाएंगे। चलिए, अच्छी बात है, सब कुछ लिखंत में है और दावे भी हैं। देखना होगा कि इन दावों में कितना दम है, फैसला जनता करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत जी, अपना समय देने के लिए, धन्यवाद, हमारे मंच पर आने के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजय कुमार कुशवाहा जी आपका। और